कबीर पंथ से हम पुश्तैनी हम कबीर पंथ से ही चलते हुए आ रहे हैं। समय की बात चल रही है तो आपको आपका जो सोशल मीडिया है उस पे आपकी घड़ियों का कलेक्शन देखा जाता है। महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां, ये बड़े शौक हैं आपके। अभी बादशाह की बात करता हूँ आपको। बादशाह के इंटरव्यू में भी आप खुद देखोगे, BMW वालों ने उनको शायद कोई कन्वर्टेबल उनको दी थी जी। चलाने के लिए, 1 साल की ली थी, 1 साल बाद उनसे ले ली, सिर्फ मार्केटिंग के लिए कि बादशाह हमारी कार चला रहा है तो लोग खरीदेंगे। क्या कोई केस वेस चल रहे हैं क्या आपके ऊपर? नहीं, भगवान की दुआ से अभी तो कोई केस नहीं चल रहा। जी। लेकिन हाँ देखो, जीवन है और मैं तो एक चीज मानता हूँ, देखो सीधी सी बात है, इस दुनिया में आए हैं आज कौन सा हक आपका छीना गया है? बहुत सारे हक होते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आप लड़ना नहीं जानते तो आप दुनिया में चल नहीं सकते, आप बाहर निकल नहीं सकते, आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो हर तीसरा आदमी लड़ने को तैयार बैठा है। आप उन पंथ से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, कबीर साहब की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। तो वो मुस्लिम थे, उनको वो उठाकर अपने साथ ले गए थे, चुलाए थे वो, उन्होंने पालन पोषण उन्होंने करा था उनका। मुस्लिम घर में उनका पालन पोषण हुआ है, लेकिन वो पैदा उस घर में नहीं हुआ। रोलेक्स इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। जो घड़ी मैंने 16 लाख रुपए की लगभग 2019 में खरीदी, आज की डेट में आप उसकी वैल्यू अगर सेकंड मार्केट में आप जाओगे, आप पता करोगे सेकंड मार्केट में क्या रेट चलता है, आज की डेट में लगभग 40 लाख से 47 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट है। और आपने बात की बात भी सुनी होगी, वो हिंदुओं से तो कहते थे सलाम वालेकुम और मुसलमानों से कहते थे राम राम। Hey everyone, this is Ashu Dhariwal and welcome back on our podcast new episode. सक्सेस, पैसा, एथिक्स और लाइफस्टाइल, इन सब में क्या बैलेंस करना पॉसिबल है या कभी-कभी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? आज हमारे गेस्ट चेयर पर है भवनीश कबीर। आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिर बिजनेस, पैसा, फेम, इन सब में बैलेंस कैसे होता है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, ये डायरेक्टर है और फरीदाबाद के एलाइट पीपल्स में इनका नाम आता है। तो किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हैं, और जो लोग अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस करते हैं उनके लिए ये आज का पॉडकास्ट बहुत खास होगा। तो हमारे साथ लास्ट में बने रहना, क्योंकि बहुत सारी मॉरल चीज़ें आज हम सीखने भी वाले हैं, कबीर से पूछने वाले हैं। और कबीर, आपको मैं पहले अलर्ट कर दूं कि आज के सवाल सीधे नहीं होने वाले हैं, आज थोड़ा सा अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। सीधी चीजें पसंद भी कहाँ आती हैं, सीधे का मतलब तो डट, ECG रिपोर्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या आजकल क्या चल रहा है कबीर, कैसी जिंदगी कैसी चल रही है आपकी? पहले तो धन्यवाद करूंगा अपने जी। चैनल पे आपने मुझे बुलाया, और ज़िंदगी बड़ी शानदार चल रही है, प्राइवेट जेट की तरह, जी। कंफर्ट में भी और स्पीड में भी। सो कबीर, जिस तरह से एक जर्नी रहती है, आज आप जिस स्टेज पर हो, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया है? सफ़र की अगर शुरुआत की बात करें तो अगर जब मैंने मास्टर्स करी, जी। उससे पहले मैंने बहुत कोर्स करे। आपको सच्चाई बताता हूँ आज कि मैं फेल बहुत हुआ हूँ। फेल इन द सेंस एग्ज़ाम में। ओके। ज़िंदगी में तो होना लाजमी है, एग्ज़ाम में, उससे पहले एग्ज़ाम में भी। लेकिन आज तक मेरे को कभी ना मतलब गिल्ट महसूस नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हुआ, कोई बात नहीं। अच्छा, ना ही कुछ ऐसा घर की तरफ से मेरे को कोई प्रेशर आया कि हाँ भाई तू इस क्लास में फ़ेल हो गया। अभी एक आपको बताता हूँ, मेरे 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम थे, और समथिंग तीसरा कोई मेरा एग्ज़ाम था, हिंदी का शायद मे बी। तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले घर वालों के साथ मेरी कोई बहस हो गई। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। और उसके बाद मैंने 2 एग्ज़ाम वहाँ पे मिस करे जी। और जानबूझ के मैं फ़ेल हो गया। तो ये जिद आपने अजय देवगन से कॉपी की है नहीं, क्या? किसी से भी कॉपी नहीं करी, जिद तो अंदर से है। और उसके बाद ऐसा भी नहीं, उसके बाद लेकिन हाँ, घर वालों ने मेरे को ये बोला कि तू फेल हो, तू 10 बार फेल होगा, 10 बार तेरा एडमिशन करवाएंगे, पास होना पड़ेगा। फिर मैं अगले साल पास हो गया। लेकिन जी। तो उससे आगे फिर आपका सफ़र कैसे तय हुआ पूरा? उससे आगे फिर घर वालों ने अलग अलग अपनी अपनी पसंद के चीज़ों में मेरा एडमिशन कराया। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में करा दिया, LLB में करा दिया। तो अलग अलग वहाँ पे भी नहीं, एक एक सेमेस्टर में मैं वापस आ गया फेल होकर। मेरे को नहीं समझ में आया, मैं, क्योंकि मुझे पता था मैं इसलिए बना ही नहीं हूँ। अब किस लिए बना हूँ मैं? अब मेरे को ये चीज़, क्योंकि मेरा 2004 पे मैंने पहली मूवी साइन करी थी जी। 13 से 14 साल समथिंग ऐसा था मैं। मार्केट डिमांड नाम था, मराठी मूवी थी। जी। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही ना एक्टिंग में, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों में रहा मेरा।
तो लास्ट में फिर मैंने सारी चीज़ें छोड़कर घर वालों की कुछ नहीं सुनी। मैंने बीबीए करी, ग्रेजुएशन करी मैंने, बैचलर्स हुआ बीबीए। जी। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स करी मास कम्युनिकेशन से। उसके बाद फिर मैं कम्प्लीटली 2013 में मेरी मास्टर्स हुई, कम्प्लीटली मैं फिल्म इंडस्ट्री में उतर गया। जी। कभी जिस स्टेज पर आप हो, अब आप एज अ एंटरप्रेन्योर देखे जाते हो, क्योंकि आपका जो करियर रहा, जो आपने अभी बताया कि फेलियर्स हुए, फिर उसके बाद आपने एक्टिंग की, फिल्म की, फिर मॉडलिंग में भी आपको देखा गया। लेकिन अब जैसे आप बिजनेस में डील कर रहे हो, तो बिजनेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि पैसे कमाने का तरीका मैटर करता है या एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है? छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। एक बेटा है, कमा रहा है, नौकरी करता है अभी, और रात को जब सोता है तो उसकी माँ और वो दोनों ही घर पे रहते हैं। रात को जब सोता है तो माँ उसको देखने आती है कि आराम से सो रहा है, शाम को ऑफिस से आया आराम से सो रहा है, भाई कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही इसको। जैसे होता है ना, माँ का प्यार होता है, भाई आया ब्लैंकेट उड़ा दिया उसको, ऐसा। तो उसने अपनी माँ को बताया कि मेरे को एक और अच्छा काम मिल रहा है जिसमें मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। उसकी माँ ने कहा ठीक है, वो तो बात ठीक है, ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। कहती लेकिन इतना ध्यान रखियो कि जब जैसे मैं अब रात को आके तेरे को देखती हूँ तो तू सो रहा होता है चैन की नींद। तू जब ये वाला जब तू और आगे तू कह रहा है ज़्यादा पैसा मिलेगा, जब तू इस लाइन में जाएगा तब भी जब मैं रात को तेरे कमरे में आऊँ तो तू ऐसे ही चैन से सो रहा हो, मैं तुझे जागता हुआ ना देखूं। कि मतलब कोई गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना कि रातों की नींदें उड़ जाए। सो आपके लिए पैसा नहीं, तरीका मैटर करता है। तरीका मैटर करता है, पैसा अपने आप आएगा। ठीक है, चलो ये आपकी बात हो गई। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे जो अनफेयर मीन्स भी करते होंगे, चलते होंगे चाले, ये तो हर जगह चलता हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अगर कोई बहुत ज्यादा अनफेयर कर रहा है तो तब भी क्या आप यही तरीका आजमाओगे जो माँ ने समझाया है? देखो, अगर एक बिजनेसमैन है, पहली बात तो अगर कोई अनफेयर कर रहा है मार्केट में रहते हुए, मैं उस चीज़ को, उस आदमी को मैं बिजनेसमैन बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि उसमें समझ ही नहीं है बिजनेस की। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जिस तरीके से वो पैसा जल्दी शॉर्ट टर्म में कमाना जा रहा है, और शॉर्ट टर्म का जो रास्ता होता है बहुत ही छोटा होता है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो सिर्फ अपनी बटोर रहा है और बटोर के निकल जाएगा, और लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा वो कभी भी, वो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके, तो जैसे आपने कहा लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, कई लोगों को होता है कि वन नाइट सक्सेस मिल जाता है कि एक ही रात में नाम बदल गया, तो वो स्टेबल होती है या अनस्टेबल रहती है? नहीं, ऐसा वैसे होता नहीं है कि एक ही रात में किसी का नाम बदल जाए। नहीं, कई लोग होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, रातों रात वो लोग हिट हो जाते हैं। वो हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो रातों रात में उनका नाम बदल गया, अगले दिन वो मशहूर हो गए, लेकिन उनके पीछे की मेहनत कितने टाइम से, अब आपने इन्फ्लुएंसर की बात करी है, तो फिर कितने टाइम से वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, या कितने टाइम से वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या उन्होंने झेला है, क्या क्या देखा है, ये वही जानते हैं। वो हमें वो तब दिखाई दिए हैं जब वो वायरल हो गए या उनका नाम हो गया। जी, तो मोस्टली यहाँ पर कबीर, जो ऑडियंस हमारी है जो इस वक्त देख रही होगी, उसमें कुछ यंगस्टर भी होंगे और कुछ बिजनेसमैन होंगे जो ऑलरेडी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। तो ऐसे में ना एक कॉमन सा इंटरेस्ट का एक सवाल आता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ानी चाहिए या फिर जो हमारी सेविंग है उसी को स्टार्टअप में लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ना इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं और वो कंफ्यूजन इतनी लंबी रहती है कि उनका प्लान जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं। तो आप बिजनेसमैन हो तो आप बता सकते हो अच्छे से कि सेविंग एक अच्छा ऑप्शन है या फिर इन्वेस्टमेंट? देखो, अच्छे ऑप्शन में सेविंग को तो मैं बिल्कुल गिनूंगा ही नहीं, क्योंकि सेविंग अगर हमने कर दी, वो पैसा होल्ड है, उस पैसे का कभी अगर आपने अपनी ग्रोथ करनी है, सेविंग से आप अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। आज की डेट में उस पैसे की जो वैल्यू है, आने वाले टाइम में वो वैल्यू नहीं रहेगी, और ना ही उसकी ग्रोथ होगी, ना ही वो बढ़ पाएगा, वो उतना ही रखा रहेगा आपका। तो क्वालिटी की जहाँ पे बात आएगी और हेल्थ की जहाँ पे बात आएगी, इन सब चीज़ों की बात आएगी, तो फिर पैसा बैंक में रखा हुआ पैसा कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो उतना ही है जितना था, हमने बढ़ाया ही नहीं। ना हमारी ग्रोथ, पैसे की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारी ग्रोथ तो ऑब्वियसली रुक जाएगी जी। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूँ कि बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, 19 साल का हो जाता है, सबके मदर फादर्स को ये चीज़ उन्हें सिखानी चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, चाहे छोटे से करो,
आप 500 से करो, आप 1000 रुपये से करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना उनको सिखाओ ताकि आगे के लिए वो तैयार हो सके। जो काम अब तक अगर किसी के मदर फादर नहीं भी कर पाए, उनका रुझान नहीं था इस तरफ, ध्यान नहीं था, तो बच्चों को जरूर इस बारे में बताएं कि इन्वेस्टमेंट शुरू से जो है करना चालू कर दें। वो 18 साल 19 साल की उम्र से छोटी छोटी नॉलेज लेते रहें, SIP करें, कुछ भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा छोटा पैसा जोड़ना शुरू करें जहाँ से उसकी ग्रोथ हो, पैसा भी बढ़े और बच्चे को नॉलेज भी हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि फ्रॉड से भी डर जाते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर साइबर को लेकर, साइबर स्कैम्स को लेकर भी डर जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किस किस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, और जो लोग इस डर में जी रहे हैं कि कहीं मैं पैसा इन्वेस्ट भी कर दूं, बाद में वो लॉस में चला जाए, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है? नहीं देखो, डायरेक्ट तो आपने किसी के पास जाना ही नहीं है, और आजकल डिजिटल ज़माना है। कोई भी जो आप कह रहे हो धोखाधड़ी, अगर हम म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, SIP करते हैं, हम स्टॉक मार्केट की तरफ भी अगर जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आजकल हमें किसी फिजिकली तो किसी ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एप्लीकेशंस हैं, अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं जिन पे सब ट्रस्ट कर सकते हैं, सबके 5 स्टार रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है, तो उनके ज़रिए बहुत आसानी से डीमेट अकाउंट भी अगर आपने खोलना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका फ़ोन आपके हाथ में, आप फ़ोन से सब कुछ कर सकते हैं। जी। अच्छा, कभी वैसे ना बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क ये कहा जाता है, तो एक बिजनेस में रिस्क लेना कितना जरूरी है? जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैसा फील हो रहा था कि यार इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ? उस वक्त की क्या सोच थी? और जो लोग स्टार्टअप करने जा रहे हैं, जो इस रिस्क से डर रहे हैं, तो उन्हें बताओ कि रिस्क लेना कितना जरूरी है या नहीं है। देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो या करने का सोच रहे हो जी। और आप रिस्क लेने से डर रहे हो, तो अभी आप तैयार ही नहीं हो, अभी आप पीछे हट जाओ। बिजनेस में रिस्क है तो इश्क है जी। अगर बिना रिस्क के बिजनेस हो ही नहीं सकता, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, और तभी आप बिजनेस को भी ग्रोथ भी कर पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे और अपने 100% दे पाओगे। जब आपका सब कुछ दांव पर लगा होगा, आपके पास 50 है, मैंने 50 लगा दिया, तो अब मुझे पता है कि 50 चला गया तो कुछ भी नहीं रहेगा, मैं शून्य। हालांकि शून्य भी एक वो चीज है जहां से शुरुआत कर सकते हैं हम, बिल्कुल। लेकिन हम उसमें अपना 100% दे देंगे। एक एक बारीकियों को देखकर चलेंगे कि भाई मैंने इसमें अपना सारा लगा दिया, आर या पार। और जहां पर आदमी रिस्क लेता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो वहां से टूट जाए या हार जाए। कबीर, अभी आपने इश्क का जिक्र किया था, लव लाइफ कैसी चल रही है आपकी? बेवजह एक बेवफा को याद किया है मैंने, बहुत वक्त बेकार आदमियों पे बर्बाद किया है। क्या खूब। वैसे इसकी वजह कौन है और किसके लिए ये सुनाया गया है? हो सकता है वो ये पॉडकास्ट देख रही हूँ। ऐसा होता है, देखो, आदमी की गर्लफ्रेंड तो बहुत सारी हो सकती है, आदमी घूम फिर बहुतों के साथ सकता है, लेकिन आदमी के विचार, दिल कभी कभी किसी एक के साथ ही ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। वो एक कहावत है कि तेरे धोखे से बाहर निकले तो हमें पता लगा कि दुनिया तो हमारी दीवानी है। अरे वाह। तो तब तक तो खोए रहते हैं, मतलब कि ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि आदमी काम छोड़ देता है। हर एक के जीवन में ये पल आता है, सबके जीवन में आता है। आदमी काम छोड़ देता है, धंधा छोड़ देता है, सारी चीज़ें, बड़े ही मतलब कि लगा लो एक डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ। अगर तो भाई सीधी सी बात, यहाँ पे क्या है, एक चीज़ देखना, आप सबको प्यार चाहिए, प्यार मांग रहे हैं, सब एक दूसरे से प्यार मांग रहे हैं, है किसी के पास नहीं, क्योंकि सब मांग रहे हैं जी। देना कोई चाहता ही नहीं है। तुम देना सीख जाओ, ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा, मांगो मत। और रही, मैंने देखा है आजकल के यंगस्टर्स देखे, मैंने बहुत देखे हैं, पुराने भी देखे हैं, अपने टाइम के भी देखे हैं, कि भाई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड चली गई, छोड़कर चली गई, शादी हो गई कहीं, उसकी घर वालों ने कर दी, कोई भी ऐसी बात हुई, बड़ा रोने लग गए, सारी चीज़, डिप्रेशन में चले गए, कमरे में बंद कर लिया, सुसाइड तक कर लेते हैं। भाई बिल्कुल मत करो, क्या हुआ, लड़की तो गई है भाई, एक गई है, दूसरी बटा ले, तीसरी बटा ले। भाई प्यार है ना तेरे पास, मैं ओझा जी की इस बात से बड़ा सहमत हूँ, भाई प्यार है ना तेरे पास, प्यार तो नहीं खत्म हो गया,
प्यार खत्म हो जाए तुम्हारे पास तो मान ले कि भाई चल ठीक है, अब कहानी खराब हो जाएगी। अरे जब प्यार है, कोई नहीं, एक गई, दूसरी पटा, तीसरी पटा, चौथी पटा, क्या दिक्कत है? तो फिर आपने भी बेवफा क्यों कहा? बेवफा तो आप वासुदेव हुए। कुटुम कुटुम। बेवफा तो आप हुए ना। कब हुए? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसे भी मैं एक कहावत में ही बताऊंगा कि मैंने तो वो खोया जो मेरा ना था, लेकिन उसने वो खोया जो सिर्फ उसका था। क्या खूब। मतलब अपनी जो लव लाइफ है आपकी ने उस पे पूरी शायरियां याद की हुई है। नहीं, हर याद एक नहीं फेस की हुई, के अंदर लिए। से निकलती है। अच्छा अच्छा। तो मतलब हर एक फेस के लिए आपके पास शायरी है उसको एक्सप्रेस बिल्कुल। करने के लिए। तो ये कितनी बेवफा थी आपकी जिंदगी में? देखो, बेवफा जिंदगी में कोई नहीं होता, बेवफा होता है हमारा समय। अच्छा, तो समय अच्छा नहीं मतलब। समय जो बाद में जिसको हम बेवफा बोल देते हैं, किसी टाइम पर वो हमें वो वफादार भी लगता है। जी समय समय की बात होती है, बिल्कुल। समय बदलता है, विचार बदलते हैं, हालात बदलते हैं। वो एक जॉब पे चलता है ना कि पहले आप जान कहते हो फिर उसी को जानवर कहते हो। हाँ बिल्कुल तो सही। वो है कि हाँ, समय से पहले वो जान था, हाँ, समय के बाद वो जानवर हाँ। लग रहा है। कि तेरा बेवफा होना, तेरा जी। बेवफा होना मेरे उस रब को भा गया। अरे वाह। तू मेरे पास से क्या गई, देख मैं आज कहाँ आ गया। बहुत खूब, बहुत खूब। समय की बात चल रही है तो आपको आपका जो सोशल मीडिया है उस पे आपकी घड़ियों का कलेक्शन देखा जाता है। महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां, ये बड़े शौक हैं आपके। इंट्रो में पहले भी मैंने कहा था कि आपको लग्जरी जिंदगी जीने का शौक है। बिल्कुल। लेकिन कभी जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, चाहे वो हाँ, आपके कॉम्पिटिटर हो, आपको चाहने वाले भी हो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना नेगेटिव ले जाते हैं। वो कहते हैं कि यार इतना पैसा इस चीज़ में इन्वेस्ट करना गलत है, ये कि आपने क्यों ये 20 लाख की घड़ी पहनी है, क्यों आपने ये इतने महंगे शूज़ पहने हैं। तो आपको भी कहते ही होंगे लोग, जब आपके पास कलेक्शन है तो नेगेटिव बिल्कुल, चीज़ें भी आती होंगी। बिल्कुल। तो कभी मन करता है कि यार छोड़ो अब कलेक्शन इकट्ठा नहीं करना? देखो मैं आपको बताता हूँ, आदमी अगर पैसा कमा रहा है जी तो उसको भोगना भी उसका काम है भाई। वो किस बिल्कुल। लिए कमा रहा है? बिल्कुल। बैंक में रखने के लिए तो नहीं कमाना, या फिर किसी और के लिए तो नहीं कमा रहा। कि भाई अगर वो पैसा कमा रहा है तो बिल्कुल उस लग्जरी को, उस कंफर्ट जोन में उसको भाई जरूर आना चाहिए। अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदनी चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। लोग कहते होंगे, भाई वही कहते हैं जो नहीं ले सकते जी कि व्यर्थ है। और मैं कहता हूं यहां पर अगर बात करूं कि नहीं ले सकते का मतलब मेरा गरीब अमीर इस चीज से नहीं है। गरीब अमीर भी आदमी सोच से होता है, बिल्कुल। ये माइंडसेट से है आदमी। बिल्कुल। मैंने अभी आपने बात करी कि भाई गाड़ी लेते हैं तो व्यर्थ पैसा है, ठीक है जी। मैं अभी मेरे से अभी मैंने गाड़ी खरीदी एक अप्रोक्स 1.5 CR समथिंग। तो मेरे से 2 आदमी ने बोला, और वो भी 50 साल लगभग उम्र होगी उनकी। क्या कहते हैं मेरे से कि यार गाड़ियाँ तो दूसरी भी चल रही हैं, उनसे भी काम हो जाता। भाई ये गाड़ी खरीदी है 1.5 करोड़ की, इससे तो अच्छा कहीं इन्वेस्टमेंट हो जाती। अच्छा जी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। मैंने कहा इस बात का जवाब आपको दूं या ना दूं, क्योंकि आप मेरे से बड़े हो, भाई आप सुन पाओगे? कहते हाँ बिल्कुल आप दो अगर कोई बात है तो। मैंने कहा ये मैनेजमेंट, आपकी 50 साल उम्र हो गई, ये मैनेजमेंट सीखने की है, और कभी ये बात अपने बच्चों से मत बोलना। सबसे पहली बात, ये उम्र हमारी है शौक करने की, अच्छी गाड़ी चलाने की। सनरूफ खोल के गाड़ी चलानी है तो हम जवानी में ही चला सकते हैं, बुढ़ापे में तो नहीं चलाएंगे। मर्सिडीज चलाने का मज़ा इस उम्र में है, कन्वर्टेबल कार चलाने का मज़ा इस उम्र में है, बुढ़ापे में थोड़ी है। अभी नहीं चलाएंगे तो कब चलाएंगे? तो कमा किस ले रहे हैं भाई? अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी घड़ी। अब आते हैं व्यर्थ है, अभी बात चल रही थी इन्वेस्टमेंट की। गाड़ी खरीदी आदमी ने 1.5 करोड़ रुपए की, वो कहते कि इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट कैसे है। मैंने गाड़ी खरीदी 1.5 करोड़ रुपए की, अब मैंने अपनी कंपनी के नाम से गाड़ी ली है जी। 30 लाख रुपए मैंने डाउन पेमेंट करी। सपोज मेरा बजट है 1.5 करोड़ का जी। मेरे पास 30 लाख जब मैंने डाउन पेमेंट कर दी, मेरे पास कितना बचा? 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे पास बचा। मैंने 1.5 करोड़ पूरा तो नहीं दिया। मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ इस बात का कि ये व्यर्थ नहीं है। आप शौक भी कर रहे हो, लग्जरी में भी हो, कंफर्ट में भी हो, और यहाँ पर आप
इन्वेस्ट भी कर रहे हो, 1,20,00,000 रुपए जो मेरे पास है मैंने वो इन्वेस्ट करा, क्योंकि गाड़ी मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे ली है। वो पागल है जो बोलते होंगे ना कोई कैश पे लेना ये करना, मैं कहता हूँ भाई साहब पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझदार हो जाओगे जी। 1.5 करोड़ रुपए मैंने इन्वेस्ट करा, सपोज रियल एस्टेट में ही कर दिया, स्टॉक मार्केट में कर दिया, मेरे को जहां भी मेरे को अच्छा लगेगा मैं कर दूंगा अपनी समझ के हिसाब से, जहां से मेरे को लगेगा कि रिटर्न मेरा ज़्यादा आ सकता है वहां से मेरे रिटर्न मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी, सपोज करो मैंने रियल एस्टेट में कर दिया, मेरे लैंड की कीमत बढ़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं टैक्स की, मेरा कितना टैक्स डिबेट होगा उसमें, गाड़ी खरीदी है, मेरे खर्चे बढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट जाएगी, वहाँ पर मैं टैक्स बचा सकता हूँ, गाड़ी की मेंटेनेंस पे मैं टैक्स बचा सकता हूँ, ड्राइवर की सैलरी पे मैं टैक्स बचा सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इन सब चीज़ों को व्यर्थ मानते हैं, भाई साहब थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सीख जाओ, और कभी अपने बच्चों को फोर्स मत करना। घड़ियों की बात करते हैं जी। आपके पास रोलेक्स का भी कलेक्शन है, हाँ, लेकिन लोग उसको भी कहते हैं कि रोलेक्स ये का भी बहुत कलेक्शन ही बड़ा में बेस्ट है। एक ही रोलेक्स है डेटोना। ओके, हाँ, सो पहले कब खरीदा था और अब उसका प्राइस क्या हो सकता अच्छा, है? वो मेरे फादर ने मेरे को गिफ्ट करी थी 2019 में, मैंने ये वॉच मेरे को गिफ्ट मिली थी मेरे फादर से, और लगभग 16 लाख समथिंग की उस टाइम पर ये वॉच ली थी। और अभी? हाँ, अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं भाई, घड़ी 1 लाख की भी आती है, घड़ी 10 लाख की भी आती है। अब बोलते हैं कि, अब मैंने सुना है, वो मैंने रील भी देखी है कि भाई 1 लाख की घड़ी भी वही टाइम बता रही है, 10 लाख की घड़ी भी वही टाइम बता रही है, तो 10 लाख की घड़ी क्यों ली? अब यही समझाना चाहता हूँ भाई, 1 लाख की घड़ी तेरा टाइम बता रही है, अगर मैंने 10 लाख की पहनी है तो वो मेरा टाइम बता रही है। वो एक स्टेटस सिंबल के साथ साथ बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रोलेक्स इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल, कैसे? बहुत। अब मैं आपको बताता हूँ, जो घड़ी मैंने 16 लाख रुपए की लगभग 2019 में खरीदी, आज की डेट में आप उसकी वैल्यू, अगर सेकंड मार्केट में आप जाओगे, आप पता करोगे सेकंड मार्केट में क्या रेट चलता है, आज की डेट में लगभग 46 लाख से 47 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है। मतलब 30 लाख उसमें इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी? बिल्कुल, वो मेरा प्रॉफिट है, चल रहा है अभी। और अभी मैं अगर और रोकता हूँ, क्योंकि इन घड़ियों को, जैसे आप आज लेने गए घड़ी, तो ऐसा नहीं है वो आपको आज ही उठा के दे देंगे। आप 20 लाख रुपए लेके चले जाओ, भाई मेरे को फलाना मॉडल पसंद है, इसका ये चाहिए मेरे को, आपको आज दे देंगे? वो नहीं देंगे। वो आपको बता देंगे भाई ये पसंद है, ज़रूरी नहीं है वो मॉडल भी वो दें या ना दें, आपको बता देंगे भाई ये मॉडल आपको मिल सकता है, और उसके लिए भी वो टाइम मांगेंगे, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, वो भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मिल जाएगी। इसलिए अच्छा, एक कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, कुछ कलर ऐसे हैं, जैसे ड्यूल टोन, कुछ कलर इसमें ऐसे हैं जो जल्दी से अवेलेबल नहीं होते शोरूम पर भी। वो जो कलर्स हैं, अगर किसी के पास पुरानी घड़ी है तो उनकी सेकंड मार्केट में कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ओके। डबल ट्रिपल कीमत हो जाती है उसकी, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो एक जो आदमी होता है वो कुछ भी लेता है या कुछ भी करता है, तो उसको ये मत सोचो कि व्यर्थ कर रहा है, वो बहुत सोच समझ के कर रहा है, उसके लिए वो एसेट है, और वो उसके लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, उस पर्पस से वो करेगा, क्योंकि वो हर चीज़ में अपना बेनिफिट ढूंढ लेता है एक बिजनेसमैन, और नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप नहीं हो। देखो, अब जैसे फिल्म इंडस्ट्री से शुरुआत हुई, शौक तो उसी का था, पर सीधी सी बात है, आप फिल्म इंडस्ट्री में भी देखोगे, देखो साइड बाय साइड बिजनेस सबके होते हैं, वो ज़रूरी भी है। मैं कहता हूँ अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो एक बिजनेस पे डिपेंड मत रहिए, 2 से 3 बिजनेस ज़रूर हमें चाहिए, इनकम सोर्स हमारे पास 2 से 3 होने चाहिए, ताकि बैलेंस रह चुके सारी चीज़ें जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं हॉस्पिटैलिटी लाइन में कैसे आया, और फिल्म इंडस्ट्री में था, उसके बाद लॉकडाउन लगा, बॉम्बे था मैं 6-7 साल मैं बॉम्बे रहा हूँ, मास्टर्स करने के बाद मैं बॉम्बे ही रहा था, बहुत सारे शूट्स वगैरह करे, सब कुछ करा, एज ए प्रोड्यूसर वेस्ट इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ मैं। तो लॉकडाउन में जब मैं यहाँ पर आया तो काम उधर का भी बहुत मंदा हो गया था, तो ये भी था कि अब एक ही चीज़ तो करनी भी नहीं है, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, रिस्क ले सकते थे जी। टाइम था अपने पास, और मैं कहता हूँ मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत सपोर्टिव है, 1-2 फ्रेंड मेरे ऐसे हैं, सबके पास होते हैं, वो भी बहुत मतलब कि
वो दोस्त होते हैं ना जैसे कि यार ऐसा कर लें क्या, कर ले देख लेंगे, वो वाले दोस्त सबके पास होने चाहिए, मेरे पास हैं। जी। तो उस दौरान जो हम 3 जो दोस्त थे, मैं हूँ, एक अर्जुन कपूर है मेरा दोस्त है, बहुत बचपन के यार है वो, जब जब मैं फेल हुआ वो भी मेरे साथ फेल हुआ, और पास भी हम दोनों, फिर आज बिजनेस में हम दोनों सही कर रहे हैं। तो और एक हमारा दोस्त है विशाल। अच्छा, जो हमारा दोस्त विशाल है, हॉस्पिटैलिटी की बताता हूँ कैसे है हॉस्पिटैलिटी में। विशाल जो हमारा दोस्त है वो होटल मैनेजमेंट करके आया था। अच्छा, वो शेफ़ था इन हैबिटेट होटल में। तो जब मैं वापस आया तो उसने उसने मेरे से बात छेड़ी कि यार ऐसा कुछ करें क्या, फिर अपना ही कर लेते हैं। बात तो ठीक है, 2019-20 की बात बता रहा हूँ ये मैं आपको। बात तो ठीक है, फिर हम तीनों ने बैठ के डिस्कस करी। तो तब हमने पहली कंपनी अपनी रजिस्टर करी थी शेफ विशाल्स किचन जी। के नाम से, हमने रेस्टोरेंट खोला था फरीदाबाद NIT में। तो मज़े आने लगे। मैंने कहा यार ये तो सही चीज़ है, मतलब अपने पास कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो कुछ क्या है, सिर्फ एफर्ट्स हैं, एक माइंडसेट गेम है, हमने काम को कैसे कराना है, उस चीज़ में हमारे पास कोई कमियां ही नहीं, खेल जाते हम। भाई मज़े आने लगे, इनकम भी अच्छी होने लगी, तो मेरे को लगा यार ठीक है, सेकंड सोर्स बहुत अच्छा है ये। उसके बाद जब हमारे पास 2 साल हमने वो रन करा, अच्छा रन हो गया, फिर उसके बाद हमने फिर इसकी चेन बनानी शुरू करी। विशाल किचन की। नहीं, फिर हमने नाम चेंज करा, फिर हम कबीर फार्म्स के नाम से आ गए, फिर कोलकाता पहुँचे, राजस्थान पहुँचे, अब फरीदाबाद भी आ गए हैं। तो ऐसे ही हॉस्पिटैलिटी लाइन में आया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक बहुत मतलब कि जिन्हों मैं उनको एक तरीके से मैं गुरु भी बोल सकता हूँ, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला हॉस्पिटैलिटी लाइन में। उनमें गुड़गांव में एक अच्छे लेवल की कंपनी है इर्तज़ा, मिस्टर आशिम तपाड़िया जी, वो जो उसके फाउंडर हैं। तो उन वो भी 2-3 कंपनी रन करते हैं, कैटरिंग से रिलेटेड ही बिज़नेस है उनका। तो उनसे मैंने इस लाइन की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी, कि उनका कि भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, इसलिए जिससे मेरे को अपना बिज़नेस रन करने में, उसको बढ़ाने में मेरे को बहुत हेल्प मिली है। उसके बाद फिर रियल एस्टेट में तो हम फिर शुरू से थे ही, थोड़ा बहुत करते रहते, तो वही इन्वेस्टमेंट चल रही है बस उसी के। कबीर, हम लग्जरी पर बात करें, रोलेक्स की बातें चल रही है, यहाँ पर CR में बातें चल रही है। सोशल मीडिया पे देखा जाए तो लग्जरी लोग दिखाते बहुत है, लेकिन अगर हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स का एग्जांपल लें, अलविश यादव का एग्जांपल ले लें, तो उनके पेरेंट्स ने कहा था, जब डिबेट हुई थी सोशल मीडिया पर उनकी लग्जरी लाइफ को लेकर, कि उनकी कार तो EMI पर है। तो आजकल का जो लग्जरी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो सच में होता है या फिर एक इल्यूशन होकर रह गया है? देखो, वैसे तो सोशल मीडिया जो यूट्यूबर्स हैं जितने भी, मैं ज़्यादा इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ नहीं, ना ही मेरे को नॉलेज है, लेकिन हाँ फिर भी जहाँ तक मेरे को पता, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि दिखावे का ज़माना है, सीधी सी बात है, जो दिखेगा सोशल मीडिया पे वो बिकेगा। बिल्कुल। तो भाई आदमी कुछ भी करेगा वहाँ पे शो ऑफ तो करेगा, अगर शो ऑफ नहीं करेगा तो उसे कोई क्यों देखेगा, या फिर कोई कंट्रोवर्सी अगर नहीं करेगा, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा वो नहीं करेगा, तो क्यों कोई उसके पेज पर आएगा, उसको देखेगा, क्यों वो आदमी वायरल होगा। अब आपने बात करी EMI की, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे आपने उनकी बात करी कि मम्मी पापा ने कोई ऐसा बयान दिया था, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो केस के दौरान की बात थी, है ना। केस के दौरान पे तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे बयान देने भी पड़ते हैं, बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। और बाकी इन्फ्लुएंसर है तो भाई उन्हें उनकी जीवन है ही दिखाने के लिए, जी। एक एक पल वो अपना दिखा रहे हैं, उनका काम ही दिखाना है, तो वो दिखाएंगे, चाहे वो EMI पे हो, चाहे वो खुद लेकर हो, उनका काम दिखाने का। और आजकल तो कंपनीज भी ऐसा है कि भाई लो भाई गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, वो क्या कहते हैं भाई, 6 महीने का हम आपको दे रहे हैं, आप चलाओ इसे, अपनी उनकी मार्केटिंग हो रही है ओके, फ्री ऑफ ऐसा कॉस्ट। भी कुछ होता बिल्कुल है? ऐसा भी कर रही हैं, कंपनीज कर रही हैं। अभी बादशाह की बात करता हूँ आपको, बादशाह के इंटरव्यू में भी आप खुद देखोगे तो मे बी BMW वालों ने उनको शायद कोई कन्वर्टेबल उनको दी थी जी। चलाने के लिए, 1 साल के लिए थी, 1 साल बाद उनसे ले ली, ओके, सिर्फ मार्केटिंग के लिए, कि बादशाह हमारी कार चला रहा है तो लोग खरीदेंगे। ठीक है। अभी आप बीच बीच में जो अभी आपने बोला कि आप समझ तो रहे होंगे, हाँ। ये मुकदमे से मुझे ऐसा क्यों लगा कि आप पे भी कुछ चल रहा है और आप वो बात कहना चाह रहे हो? क्या कोई केस वेस चल रहे हैं क्या आपके ऊपर? नहीं, भगवान की दुआ से अभी तो कोई केस नहीं चल रहा, जी। लेकिन हाँ देखो जीवन है, और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, देखो सीधी सी बात है, इस दुनिया में आए हैं,
भाई कर्म करो, कर्म करने को ना मिले तो भाई कांड तो करो। सीधी सी बात। और हाँ, एक आध दो केस लगने भी चाहिए भाई, इस चीज़ का भी तजुर्बा आदमी को होना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई, थाने चौकी में जाता है आदमी, कोर्ट में जाता है, जज के आगे पेश होता है, बहुत सारी चीज़ें, नए एक्सपीरियंस मिलते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आगे चल के हमारे यार दोस्तों में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम हैंडल करने, सिचुएशन हैंडल करने का हमें तरीका भी पता चल जाता है। आधे वकील तो हम खुद ही बन जाते हैं। एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल। बाकी तो ये ये है कि एक्सपीरियंस जरूरी है जिंदगी में? मेरे को तो लगता है कि हाँ, थोड़ा तो लेना चाहिए यार। ये मतलब मेरे आप हिसाब, मेरे हिसाब, मैं किसी को ये करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ भाई, मत करना, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से है, मैं अपने उस पे बता रहा हूँ कि हाँ इसलिए मैंने लिया। और लिया क्या, हो ही जाती हैं, छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, वो बड़ी हो जाती हैं, बड़ी होके केस बन जाते हैं। हाँ हाँ, मैं खुल के बता रहा हूँ इस बात को, ऐसा नहीं। और मैं इस चीज़ से कोई शर्मिंदा नहीं हूँ भाई साहब, मैं किसी वैसे केस में कहीं अंदर नहीं गया। वे हम भाई, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, छोटे मोटे, और हाँ हमारे कुछ ज़्यादा हो जाते थे, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल भाई, मैं इस चीज़ में कोई शर्मिंदा नहीं, कोई भी कैसी भी बात नहीं है भाई साहब। हमारे बड़े बड़े जितने पुराने नेता हैं और सब पुराने, अब जितने भी सब लोगों को देखोगे, अच्छे अच्छे आदमी सब जेल गए हैं। मतलब अच्छे लोग हाँ, बनने के लिए क्रांतिकारियों का जीवन अगर हम जी रहे हैं और जेल नहीं गए तो फिर किस बात के क्रांतिकारी? क्रांतिकारी देश के लिए लड़े थे। हाँ, हम आपस में लड़ते हैं। हाँ, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं आज। कौन सा हक आपका छीना गया है? बहुत सारे हक होते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर आप लड़ना नहीं जानते तो आप दुनिया में चल नहीं सकते, आप बाहर निकल नहीं सकते, ओके। आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आप रोड पे नहीं चल सकते अगर आप लड़ना नहीं जानते। हर तीसरा आदमी लड़ने को तैयार बैठा है बाहर। बिल्कुल। कबीर, आपका नाम जो है, आपका नाम है भवनीश, फिर उसमें ये कबीर वर्ड कैसे ऐड भवनीश हुआ? कबीर, हाँ बिल्कुल, कबीर मेरा सरनेम है, भवनीश मेरा नाम है। अच्छा। हाँ, और कबीर मेरा सरनेम ऐसा है कि कबीर पंथ से हम पुश्तैनी, हम कबीर पंथ से ही चलते हुए आ रहे हैं। कबीर दास जी वाले। हाँ, कबीर साहब बोलते हैं। और हाँ, लेकिन हाँ वो लिखने में ऐसा ही आता है जैसे आपने बोला। हाँ। लेकिन हाँ, जब अगर मेरे को उस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, उस चीज़ का मेरा अपना अनुभव है, तो मैं उस हिसाब से वही चीज़ बोलूँगा। तो आप उन पंथ से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं पंथ से जुड़ा हुआ हूँ, पंथ की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। कबीर साहब की, सॉरी, पंथ की विचारधारा से भी नहीं, कबीर साहब की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। विचारधारा से जुड़े हुए हो? बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपका सोशल मीडिया देख लिया जाए, हाँ जी। तो उस पे तो आपके विचार नहीं दिखते। ऐसा कैसे कह सकते हैं वहां आप? पे बोतलें दिखती हैं, गिलास दिखते हैं, हाँ, क्लब हाँ, दिखते हैं, हाँ। लड़कियां होती हैं, और सड़कों पे नोट उड़ाए जाते हैं। देखो मैं, हाँ तो ये कहाँ मना करा है? अच्छा, मतलब कबीर पंथ भी मना नहीं करता? जीने के लिए मना नहीं करा ना। अब मैंने आपसे क्या कहा, आदमी पैसा कमा रहा है, सीधी सी बात है भाई, वो एंजॉय तो करेगा। हाँ। अपने कमाए पैसे से एंजॉय नहीं करा तो फिर क्या करा, हम्म। है ना। अच्छा, दूसरी बात आपकी बात आती है कि बोटल्स मिलती हैं, पार्टी मिलती है, देखो वो चीज़ एक अलग चीज़ है। अब विचारधारा की मैं बात करता हूँ, मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि मेरी वजह से किसी का गलत ना हो, कोई गलत तरीके का पैसा मेरे पास ना आए, ना ही मैं कभी किसी और का पैसा नाजायज़ मेरे पास ना आए। इस चीज़ का मैं ध्यान रख के चलता हूँ। रही बॉटल्स की बात, हाँ, आज तक रही जीव हत्या की बात, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ। हाँ, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ जो रहते हैं वो भी मेरे को देख के वेजिटेरियन हो गए आज की डेट में। ओके। तो ऐसा नहीं है, विचारधारा मैं पूरी फॉलो कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि किसी भी पंथ में, किसी भी धर्म में आप भेड़ चाल मत करो, पहले जानो फिर मानो। तो पहले जानो, ऐसा नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं अगर आप कहते कि जैसे गुरु बना लिए भाई, मैंने आपसे इसीलिए पहले बोल दिया कि मैं विचारधारा पे चलता हूँ। लेकिन आपके सोशल मीडिया तो कुछ और कह रही है। क्या कह रही है? उसमें आप नोट उड़ा रहे हो। नोट उड़ाने से कब मना करा है? असली थे? हाँ बिल्कुल असली थे। और वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो मेरे फ्रेंड्स है। तो मतलब सारे ऐसी हैं? हाँ बिल्कुल, सारे ऐसे मेरी तरह। तो जो तभी तो आपका एक जो साथ है। पंथ है जी, जो आपका पंथ है वो आपको मना नहीं करता? किस चीज़ के लिए? नोट उड़ाने के लिए? पीने से, नोट उड़ाने से, वो आप किसी को देके मदद कर सकते हो? बहुत क्लियर मैं कह देता हूँ कि ठीक है, पंथ मना करता है, पीने से मना करता है, कौन मना करता है? पंथ के जो संचालक हैं जी, वो बोलते हैं भाई नॉनवेज नहीं खाना, हमने जो है ड्रिंकिंग की तरफ नहीं जाना, बोटल्स वगैरह की जो आपने बात करी, गलत काम नहीं करने की। मैं ये कहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ खुल के कर रहा हूँ,
जी। इसलिए मैं आज सुबह उठता हूँ तो शीशे में अपने आप से नज़र मिला सकता हूँ। मेरी सोशल मीडिया पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है। वो लोग जो सत्संग में बैठ रहे हैं, सारी बातें अच्छी सुन रहे हैं, सारे ग्रंथ भी जानते हैं, लेकिन जब पीछे से उनको देखो, फॉलो, अच्छा वो मरने मारने को तैयार है पंथ के लिए भी, धर्म के लिए भी, सब चीज़ के लिए भी, लेकिन वो जानते हैं पंथ को कि पंथ में क्या विचारधारा है, क्या उन्होंने बोला है, किस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोला है, क्या इस चीज़ को जानते हैं वो। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं जिनको देख रहा हूं, मेरे को अगर कोई बोलने वाला सटीक जवाब है मेरे पास उनके लिए, कोई मेरे को अगर इस बात पे अगर मेरे को बोलता है कि तू ये चीज़ कर रहा है और ये चीज़ क्यों कर रहा है, पहले मुझे तुम बताओ, तुम कितने दूध के धुले हो, तुम कितना पंथ की जो विचारधारा है, जो कबीर साहब की विचारधारा है, उसको तुम कितना फॉलो कर रहे हो, तब मैं ये बोलूंगा, तब तुम मेरे से बोलने लायक हो, तब मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। अभी तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा। तुम कौन, मैं खामा खा नहीं दूंगा भाई, हर तीसरे आदमी का जवाब थोड़ी दूंगा। मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरी समझ में वो ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। वैसे उस दिन नोट क्यों उड़ाए गए थे वीडियो में? ऐसा होता है कभी कभी जब पार्टी वगैरह में होते हैं ना जी। कभी एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी उसी एक्साइटमेंट में कभी कभी हो जाता है। तो उस वक्त डर नहीं लगता कि अगर पंथ में किसी ने देख लिया तो? देखो यार, देख लो यार, उस नोट उड़ाने से भी तो किसी का भला हुआ। पीछे आपने देखा बैलून बेचने वाले सारे नोट उठा रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ, हो सकता है परमात्मा ही मेरे को बोला हो, उन्होंने मेरे अंदर विचारधारा डाली हो कि नोट उड़ा नोट उड़ा भाई, किसी का भला हो जाएगा। क्योंकि भाई वैसे अगर मैं इतने सारे पैसे किसी को देता जी तो शायद ना दे पाता भाई, रुक जाता कहीं ना कहीं। अब आया, उड़ा दिए, ठीक है, अपना भी काम हो गया पंथ की भी बात हो गई और मस्ती भी हो गई। अरे हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। जी। अब बॉटल्स वगैरह की बात करिए, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इसलिए किसी भी चीज को कंज्यूम करने से मना नहीं करा गया। जी। मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बार बार कह रहा हूँ भाई, ये मेरी विचारधारा है। इसलिए किसी चीज को मना नहीं करा गया कि भाई उस चीज को पीने से कुछ हानि है, या फिर किसी को मतलब किसी जीव को दुखी करके वो चीज हम बनाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। शुद्ध शाकाहार है। लेकिन देखिए उनसे घर कितने खराब हो गए। मैं वही तो बता रहा हूँ। हाँ। डॉक्टर्स ने उसके फायदे भी बताए हैं। अच्छा। देखो, अति तो आप 4 रोटी भी फालतू खा लोगे जी, दिक्कत होगी। हाँ। ये समझ हमारे अपने अंदर होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ कितनी लेनी है, ये चीज़। अब हम बिजनेसमैन हैं भाई, हमें बैठ के, हमारे लिए वो मैटर नहीं है, हमारे लिए जिससे हम डील कर रहे हैं वो मैटर है। हम कितना ले रहे हैं भाई। ये क्या कहते हैं, होम्योपैथिक की दवाई नहीं खाती क्या पब्लिक? खाती है ना। तो इसमें कुछ होता है? वो बूंदों में ले रहे हैं अल्कोहल, हम ग्लास में ले रहे हैं। होम्योपैथी में अल्कोहल होती है? टोटली 90% अल्कोहल है दवाइयों में। अच्छा कोई भी दवाई आप उठाओगे भी ना, अल्कोहल की होम्योपैथिक दवाई नहीं है जी। खैर देखिए, ये जनता देख रही है और इस बात से मैं तो आपके समर्थन नहीं करूंगी। हाँ, नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा समर्थन कोई, ये मेरी विचारधारा है, कोई इस पे क्योंकि चलना देखिए ना ये चले। पूरी तरह से ये हाँ। एक गलत चीज है, तो हम तो, या हिंदू संत हल्का इस चीज का समर्थन नहीं हाँ। करता है। चाहे आप किसी भी तौर पे लो, रोज लो या कभी कभी दवाई में लो या गिलास में, लेकिन हम तो समर्थन नहीं कर पाएंगे। वैसे एक सवाल आया जब आपके नाम से शुरू हुआ कबीर से। कबीर पंथ को लेकर सोशल मीडिया पर एक डिबेट रहती है। आप हिंदू हो, हाँ, आप उन्हें फॉलो करते हो, हाँ, आप उनकी सोच को फॉलो करते हो और उसी पे चल रहे हो। बिल्कुल। लेकिन एक ना शुरू से एक डिबेट रही है कि कबीर दास जी मुस्लिम थे अच्छा, हाँ, और हिंदू हाँ, आ आज जाती है बात। फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो कभी आपको, आपके दिमाग में वो चीजें आई, या आपको किसी ने, जैसे कि मैंने आपके बारे में सुना, कोई और हो जो वो कहे कि अरे यार वो तो मुसलमान थे, तुम हिंदू हो, क्यों फॉलो कर रहे हो? हाँ, 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 तो ऐसा कभी कुछ फेस किया जिंदगी में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ इस बारे में आपको। अब जी। जैसे बहुत लोगों की मान्यता है, क्योंकि ऐसा था, देखो कबीर पंथ की मान्यता तो ये है कि वो प्रकट हुए थे। जी। बाकी देखो, मैं तो उस टाइम पे था नहीं, या कोई भी नहीं था। आज जो लोग बोलते हैं कि प्रकट हुए थे, शायद उनमें से कोई भी नहीं था। अच्छा। तो मैं दावा तो इस चीज़ पे नहीं करूंगा, ना ही मैं नकारूंगा ना, क्योंकि मैं उस चीज़ को मानूंगा जो मेरा अपना अनुभव होगा। जिस दिन मेरे को ये अनुभव हो जाएगा, मैं उस दिन ठोक के बोल दूंगा। ना ही मैं नकारूंगा इस चीज़ को, और ना ही मैं इसका दावा करूंगा कि वो प्रकट हुए। हाँ, ठीक है। लेकिन हाँ, वो एक तालाब में मिले थे, नीरू और नीमा करके जो मुस्लिम थे, जी। उनको वो मिले थे।
तो वो रोने की आवाज़, उनको कोई बच्चा नहीं था, रोने की आवाज़ उनको आई तो उन्होंने देखा बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उन्होंने देखा बच्चा रो रहा है भाई अकेला है। तो वो मुस्लिम थे, उनको वो उठाकर अपने साथ ले गए थे, जो लाए थे वो, उन्होंने पालन पोषण उन्होंने करा था उनका, मुस्लिम घर में उनका पालन पोषण हुआ है, लेकिन वो पैदा उस घर में नहीं हुए थे, जन्म उस घर में नहीं हुआ, उनको एक तरीके से अडॉप्ट किया था, उन्होंने गोद ले लिया था जी। और आपने बात की बात भी सुनी होगी, वो हिंदुओं से तो कहते थे सलाम वालेकुम और मुसलमानों से कहते थे राम राम। अच्छा। हाँ, और उसी विचारधारा पे मैं चलता हूँ, साफ सटीक शुद्ध जो है ये है, हमारी समझ इतनी है, आपकी शायद ज़्यादा होगी। जो भी मेरे से अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं सीधे ये बोलता हूँ भाई साहब आपकी समझ थोड़ी ज़्यादा होगी, मेरी शायद कम होगी, मैं अभी मेरा अनुभव इतना ही है तो मैं इस हिसाब से इतना ही मान के इतना ही चलूँगा। अच्छा कबीर, मान लो आप किसी को फॉलो कर रहे हो और आपको पता चले कि नहीं वो तो असल में मुसलमान थे, हाँ। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाँ। तो फिर आप फॉलो करोगे एज अ हिंदू? हाँ, मैं आपको, हाँ बहुत अच्छी बात पूछी आपने। फॉलो कभी भी हम किसी आदमी को नहीं करते, अगर कोई करता है तो मेरे हिसाब से वो गलत है। फॉलो हमेशा किसी की भी विचारधारा को करा जाता है, उसके अनुभवों को करा जाता है, वो भी अपने अनुसार। जरूर। पहले हम उस पर विचार करेंगे कि क्या ये चीज़ सही, आपने मेरे से, सपोज आपने मेरे से कोई चीज़ कह दी, आप किसी धर्म के आचार्य हैं या आप संत हैं, महंत हैं, आपने मेरे से कोई चीज़ कह दी, जी। मैंने आंखों पे पट्टी लगी है, मैंने आपने जैसा कहा मैंने मान लिया, अब वो है या नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, ये तो भेड़ चाल, मैं आगे ऐसे ही बता दूंगा, ऐसा नहीं। आपने अगर मुझे कोई चीज़ बताई है सपोज, तो फिर वो मेरे को उस पर मैं विचार करूँगा कि ये इन्होंने ऐसा बोला यार, क्या ऐसा है, ऐसा ठीक है। अगर मेरे हिसाब से वो मुझे ठीक लगेगा तो मैं उस चीज़ को मानूंगा, अगर मेरे हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगेगा तो चाहे मैं गलत ही हूँ मैं नहीं मानूंगा। जी। हाँ, अगर आज की डेट में कोई संत, कोई महंत आके, कोई भी आके मेरे से कुछ कहता है, मैं आंख बंद करके किसी की बात नहीं मानूंगा। मैं पहले उसे अपनी अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के अनुसार मैं उसको टटोलूंगा, उस पर जो है विचार विमर्श करूंगा, उसके बाद मैं उस चीज़ को मानूंगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले जानो फिर मानो। जी कबीर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। आपकी ज़िंदगी पर बात की हमने, एडेप्शन पर बात की कि धर्म को लेकर एडेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बता दिया आपने कि पंथ को फॉलो करते हो, विचारों को फॉलो करते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी जीते हो। हाँ, और बिल्कुल, बिजनेस को बिल्कुल। लेकर भी हमने बहुत सारी बातें की। हाँ। लेकिन स्टिल कुछ यंगस्टर्स हैं जो एक मैसेज चाहते होंगे कि आप उन्हें वो मैसेज दो, हाँ। जिससे उनका माइंडसेट क्लियर हो आगे बढ़ने के लिए। देखो, एक बात तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि अपने आस पास के 5 आदमियों जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, उन 5 का ध्यान ज़रूर रखना कि वो 5 कौन हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, उनकी सोच कैसी है, क्योंकि जैसे वो होंगे अगले ऐसे आप होंगे। अगर आपके साथ 5 रहने वाले 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं तो आप भी 30 से ऊपर नहीं जा पाओगे। उनकी अगर सोच नहीं है मर्सिडीज़ खरीदने की तो आपकी सोच कभी बन नहीं पाएगी। हमेशा अच्छी विचारधारा, अच्छे लोगों में बैठो जिनकी सोच ऊपर हो। मैं नहीं कहता कि पैदा होते ही कोई बड़ा बन जाता है, नहीं, कम से कम सोच ऊपर हो। सोचने में तो किसी के, आजकल सोच भी पब्लिक की बड़ी नहीं है, सोचने में पैसे लगते हैं क्या? अरे सोच भी अगर 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ से नीचे रखी तो क्या रखी? तो आपके पास है ना, इसलिए आप सोच कहाँ है? नहीं है, सोच रखते हैं। तो खर्चे चल रहे हैं, से आई? खर्चे चल रहे हैं, बता तो रहे हैं, वो तो फादर ने गिफ्ट करी है। अभी आप एल्विश यादव वाले पॉइंट पे आ रहे हो कि कैमरा के सामने बहुत कुछ छुपाना पड़ता है। देखो, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ वो सामने है। कोई भी चीज़ ऐसी छुपी हुई नहीं है कि कोई चीज़ छुपी हुई है पीछे या कुछ भी ऐसा है। बाकी ऐसा नहीं, पीछे परिवार से भी आपको, अब जैसे आपने बात ऐसी छेड़ी वो खड़ी की, तो ऐसा नहीं, पीछे अब पुश्तैनी भी तो कुछ मिलता है ना भाई, दादा लई पोता बरते, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, सर्कल का मैंने बहुत ध्यान रखा है। मेरे जीवन में जितने भी खरपतवार थी, एक टाइम तक मैं रहा, जब नहीं समझ में, खरपतवार समझते हो? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो जितनी भी खरपतवार थी वो सारी मैं निकाल के मैंने साइड कर चुका हूँ। मेरे को एक भी नेगेटिव आदमी अपने जीवन में नहीं चाहिए, चाहे वो मेरा दोस्त हो, यार हो, मेरा कितना भी करीबी हो, मेरे को नेगेटिव आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने माइंडसेट को ख़राब नहीं करना चाहता, मैं अपने फोकस को ख़राब नहीं करना चाहता। सो कबीर ने बता दिया कि ये कुछ रूल्स है कि पहले अपनी संगत बदलो,
अपनी संगत देखो कैसा है और उसके बाद अपने आसपास नेगेटिव चीज़ें नहीं रखो। अदरवाइज जो एक बिजनेस और एक लग्जरी का जो सपना आप भी देख रहे हैं या बहुत सारे लोग देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह सकता है। खैर, आज की हमारी बातचीत, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट में आप बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और नेक्स्ट हमारा कौन गेस्ट हो सकता है ये भी आप बता सकते हैं, या आप किन्हें एज अ गेस्ट चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के सवाल कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज लग सकते हैं, कुछ लोगों को ट्विस्टेड लग सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी थी। जो बात की हमने वो सच थी। खैर कबीर, एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आप आए, ये बिल्कुल, वक्त धन्यवाद दिया। आपका बहुत। बहुत अच्छी हमने बातें की कबीर पंथ को लेकर, जो बहुत सारी कंफ्यूजन्स थे हाँ। वो क्लियर हुए आज के हाँ। पॉडकास्ट में। और आज ने ऑडियंस को आपने बिजनेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर जो बात की है वो वाकई में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है, और अगर हुई है तो कमेंट में बता सकते हैं। मैं आशु धारीवाल अब लेती हूँ आपसे अलविदा। फिर से जुड़ेंगे आपके साथ एक नई पॉडकास्ट, नई गेस्ट के साथ।